नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के परिदृश्य को देखते हुए कि क्या विश्व एक बहुत बड़े युद्ध के संकट को झेलने के लिए तैयार है। क्या विश्व एक बहुत बड़े युद्ध की ओर अग्रसरित है या केवल ये संभावनाएं हैं। इसी पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले हम आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मालूम होगा भी कि पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन आपस में उलझे हुए हैं। एलाइड फोर्सेस को, जो नाटो के एलाइड फोर्सेस हैं और अमेरिका, उनको लगा था कि थोड़े महीने युद्ध के बाद रसिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी और रसिया इस युद्ध से स्वतः ही बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत सहित और जितने भी तमाम देश हैं जो रसिया से सस्ते दामों में तेल खरीदते रहे और जिससे रसिया की जो इकोनॉमी है उस पर कोई उतना फर्क पड़ा नहीं इस युद्ध से, और रसिया अभी भी लगातार युद्ध लड़ता जा रहा है। इसी दरमियान पिछले हफ्ते ऐसी घटना हुई जो इस युद्ध को और एक्सकेलेट करने की और बढ़ाने की आशंका को जाहिर करता है। देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री है या रक्षा मंत्री है और फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, दोनों ने आपस में बात किया, टेलीफोनिक बात हुई और उस बात में दोनों इस बात पर उलझ गए कि फ्रांस चाहता था कि उसकी अपनी फोर्स, नाटो की एलाइड फोर्स, यूक्रेन की धरती पर उतरे रूस के खिलाफ। इसको सुन के रूस का जो रक्षा मंत्री थे वो भड़क गए और बोले कि अगर ऐसा होता है और नाटो यदि युद्ध के मेरे खिलाफ यदि मैदान में आता है तो इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस यूक्रेन को चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये बात हो ही रही थी, उसके कुछ घंटों बाद जैसा कि खबर आया कि फ्रांस के लगभग 1500 ट्रूप्स यूक्रेन की धरती पर उतर चुके हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यूक्रेन बहुत त्राहिमाम है, नाटो फोर्सेस डायरेक्ट रूप से अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई थी। अमेरिका भी अपने फोर्सेस को डायरेक्ट रूप से भेजा नहीं था, केवल मौखिक और पैसे से सहयोग कर रहा था, लेकिन उससे उतना कुछ हो नहीं पा रहा था। यूक्रेन की सेनाएं लड़ते लड़ते थक चुकी थी और रूस अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाते जा रहा है। तो यूक्रेनियन फोर्सेस का मन बढ़ाने के लिए, उनको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना को उतारा। 1500 के करीब में उनके ट्रूप्स वहां पर उतरे और एक और बोलीविया या लातविया का एक और किसी देश के थोड़े मोड़े ट्रूप्स उतरे और ये उतरते ही ऑफिशियल रूप से नाटो की एलाइड फोर्सेस रूस के अगेंस्ट में जाकर के खड़ी हो गई। इसको देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत गुस्से में आ गए और उसी दिन से लगभग 3-4 तारीख से ही रूस ने यूक्रेन के जो कीव शहर है उस कीव शहर के आसपास बम्बार्डमेंट बहुत ही ज्यादा तेज कर दिया है। अब यह सोचने वाली बात है कि 1500 फोर्सेस से तो उतना कुछ यूक्रेन को फायदा पहुंचेगा नहीं। हाँ, मोरल बूस्ट अवश्य हो सकता है, लेकिन उतना कुछ फायदा पहुंचेगा नहीं। लेकिन उसके एवज में रूस ने अपने जो प्रभाव है, जो अपनी युद्ध की जो क्षमता है, वो कई गुना बढ़ा करके उस पर करनी शुरू कर दी है, वार करनी शुरू कर दिया है। तो अब रूस और नाटो फोर्सेस आमने सामने हैं और ऐसे में कहीं रूस की मिसाइल से या रूस के बमों से फ्रांस के सैनिक यदि मारे जाते हैं तो ये युद्ध बढ़ सकता है और ये युद्ध बढ़ते बढ़ते कहीं विकराल रूप न ले ले। इसी बीच में खबर आपने सुनी होगी कि ईरान का जो कंसुलेट था सीरिया के अंदर में, ईरान के दूतावास था, उस पर इजराइल ने अपने यहां से जो F-35 विमान थे उसको भेज करके बम्बार्डमेंट कर दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और उस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने के बाद उसमें 7 जो है ईरान के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स मारे गए हैं। उसके जो कुर्ज फोर्सेस हैं उसके चीफ भी उसी में से एक है। अब आप सोचिएगा कि ये कुर्ज फोर्सेस क्या है ईरान के। तो ईरान का कुर्ज फोर्सेस एक तरीके से जो हमारे लिए रॉ है, जो इराक, जो इजराइल के लिए मोसाद वगैरह है, उस तरीके की एक गुप्त सेना है। उसके चीफ, कुर्ज फोर्स के चीफ मारे गए और इसको देख करके ईरान जो है बहुत भयंकर गुस्से में। आप सोच रहे होंगे कि भाई सीरिया के अंदर में, मतलब दूसरे देश के अंदर में, ईरान की सेना के लोग क्या कर रहे थे, जो कि इजराइल के बिल्कुल करीब है। गोलान हाइट जिस पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है, वो अपना जमीन बताता है, वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां पर जो सीरिया है उसका जो राजधानी है दमास्कस, वो बिल्कुल सामने दिखाई देता है।
तो इनको कुछ मोसाद के माध्यम से इनपुट मिले थी कि यहाँ पर कुर्द फोर्सेस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उन्होंने बम्बार्डमेंट कर दिया इजराइल वालों ने, और उसमें कुर्द फोर्सेस के 7 लोग मारे गए, और जिसको देकर के ईरान बहुत बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका के CIA ने पहले इजराइल को वार्निंग दी कि भाई तुम सतर्क रहो, तुम पर ईरान हमला करेगा। उसके बाद ईरान ने सीधा सीधा आकर के इजराइल को धमकी दी कि भाई जिसने हमारे कुर्द फोर्सेस के ऊपर, हमारे जो भी कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला किया है, उसको उसका कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। उसके बाद ईरान ने अब अमेरिका को धमकी दिया कि यदि आप बीच में आए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जितने भी धमकियां मिल रही है उससे अमेरिका भी अपने लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क कर चुका है, सब जगह इस मैसेज को फैला दिया है कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं बाहर के देशों में हैं वो सतर्क रहें। आप सोचिए कि अमेरिका तो कोई नजदीक है नहीं ईरान के, और ईरान के पास ऐसे इंटर बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है इंटरकॉन्टिनेंटल, जिससे 5000-7000 किलोमीटर दूर जाकर के अमेरिका पर ईरान बम गिरा देगा, जिससे अमेरिका के लोगों को कुछ खतरा हो। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं तो शायद गलत सोचते हैं, क्योंकि अमेरिका सब जगह है। ईरान के बगल में जो सऊदी अरबिया है वहां पर भी अमेरिका के फौजी बैठे हुए हैं, या उसके बाद और जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां भी छोटे छोटे ट्रूप्स में बैठा हुआ है, वहां लाल सागर में, और जो वहां हिजबुल्ला या हौती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका के जंगी जहाजें वहां पर बैठी हुई हैं। तो अमेरिका का प्रेजेंस सब जगह है, जिसको लेकर के भी अमेरिका चिंतित है। दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल कर रहा है कि भाई उसके जितने भी 28 कॉन्सुलेट थे जो थोड़ा सेंसिटिव थे, जिस पर आशंका थी कि ईरान बदला लेने के लिए इजराइल के कॉन्सुलेट्स पर, उनके दूतावासों पर हमला कर सकता है, उन 28 कॉन्सुलेट्स को इजराइल ने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कर दिया है, रोक लगा दी है। इजराइल भी अपने लोगों में सतर्कता बरतने को बता रहा है कि मेरे जो लोग बाहर में जहां कहीं भी हो वो सतर्क रहें, क्योंकि उनके ऊपर हमला हो सकता है। दूसरा नंबर, इजराइल ने अपने यहाँ के जो लोकेशन ट्रेस करने की जो डिवाइस है, जिससे लोगों के लोकेशन ट्रेसिंग होती है, या कौन बिल्डिंग कहाँ पर है, इससे गूगल मैप वगैरह से जो ट्रेसिंग होती है उसको डिसेबल कर दिया है। क्योंकि आप देखिए तो कोई भी देश यदि दूसरे देश में अटैक करती है तो वो टावर के लोकेशन से या गूगल मैप के लोकेशन से किसी बिल्डिंग को ट्रेस करके और उसको ट्रैक करती है। उसको ट्रैक करने के बाद उसको नेस्तनाबूद करना चाहती है, या उस पर बम्बार्डमेंट करना चाहती है, जो करना चाहती है वो करती है। इसी बीच में एक और घटना होती है कि जो हिजबुल्ला के जो अड्डे हैं, मतलब कि जो लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उन हिजबुल्ला के ठिकानों पर एक बार फिर से इजराइल ने आज के डेट में बम्बार्डमेंट किया है। तो आप देखिए तो ईरान जो है वो अपने जहां जहां उसको लगता है कि इस्लाम खतरे में है या इस्लाम को कोई परेशानी हो रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो अपने टेररिस्ट और मिलिशिया ग्रुप्स बना करके रखा हुआ है ईरान, चाहे हिजबुल्ला हो, हौती हो या हमास हो, जिसको लेकर के अभी हमास और इसके इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। हालांकि हमास को अभी इजराइल एकदम बिल्कुल ही समाप्त करने के कगार पर है। तो ये चल रहा है जिसको पीछे से ईरान सपोर्ट करता है, और इसीलिए ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर इजराइल ने टारगेट किया है, और अब आज के डेट में हिजबुल्ला पर भी उसने टारगेट किया। तो ये युद्ध धीरे धीरे एक्सकेलेट होता हुआ दिख रहा है, और कितना एक्सकेलेट होगा ये तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। आपको और हमको केवल और केवल ईरान और इजराइल दिखते हैं, लेकिन मेरा आकलन कहता है कि ये दो धुरियों का आपस में टकराहट है। देखिए, इजराइल को अमेरिका ने एक लठैत की तरह इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। हर तरीके से अमेरिका सपोर्ट करता है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई हमेशा से लड़ता हुआ आ रहा है, और मिडिल ईस्ट के अंदर में जितने भी डिस्टर्ब एरिया है, इराक है, ईरान है, सीरिया है, लेबनान है, और जितने भी लोग हैं जो या मिस्र हैं, इन सबको शांत करने के लिए अमेरिका जो है पैसे और हथियार देता है इजराइल को, और इजराइल की फोर्सेस इन सबको कंट्रोल करती है। तो उधर से अमेरिका का जो लठैत ना भी कहे तो ये कहे कि उनका एलाइड है इजराइल, और दूसरी तरफ से रूस का वरद हस्त है, रूस का सपोर्ट है पूर्ण रूप से ईरान पर। तो आप देखिए तो जब नजर डालिए तो रूस उधर डायरेक्ट रूप से यूक्रेन से उलझा हुआ है, और इधर से यूक्रेन के समर्थन में पूरा नाटो और एलाइड फोर्सेज और अमेरिका है।
दूसरा नंबर, उधर से अमेरिका जो है इधर इजराइल को भी सपोर्ट करता है, और आज जैसा कि ऋषि सुनक ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का अपना मन बना लिया और अपना स्टेटमेंट भी दिया। तो एक तरफ इजराइल और अमेरिका का ग्रुप इधर है, दूसरी तरफ रूस और ईरान का ये ग्रुप है, और जिस तरीके से ये दोनों धुरी बन रहे हैं, ये एक आने वाले खतरनाक भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। आपको याद हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के समय में भी इसी तरीके की धुरियां बना करती थी, और अंत में एक छोटी सी चिंगारी होती है जिसकी वजह से पूरा आग भड़क जाता है और पूरा दुनिया विश्व युद्ध के मतलब आगोश में समा जाता है और करोड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं। तो ये दुनिया में बैठे हुए बड़े बड़े देशों की आपसी पॉलिटिक्स है, और जिस वजह से ये सारे कारनामे चल रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि संभव है कि ये एक युद्ध बहुत बड़ा रूप ले ले। थोड़ा संभावना इस बात की है, लेकिन ज्यादा संभावना क्या है, अब हम इस पर बात करना चाहेंगे। देखिए, ईरान को भी चूंकि उसके अपने बड़े फोर्स का एक बड़ा अधिकारी मारा गया है, तो अपने लोगों के अंदर में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए ईरान के जो सबसे बड़े नेता खुमैनी हैं, उनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। उसके बाद ईरान क्या डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होगा और डायरेक्ट रूप से इजराइल को पछाड़ने के लिए उसमें इन्वॉल्व होगा, कितना इन्वॉल्व होगा ये देखने वाली विषय है। लेकिन यदि ईरान डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होगा तो इजराइल कोई छोटी मोटी फोर्स तो है नहीं, लड़ाई लंबी चलेगी, और जब लड़ाई लंबी चलेगी तो चूंकि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका का हाथ है, धन की कमी इधर होगी नहीं। दूसरी तरफ यदि उधर से ईरान उलझता है तो ईरान चला जाएगा आर्थिक मंदी में, और उसका लाभ सीधा सीधा मतलब कि सऊदी अरबिया उठाएगा, जो ईरान का एक तरीके से कंपटीटर है। तो ये बहुत ही दिलचस्प मामला बैठता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा आकलन है कि ईरान डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा। वो हौती रिबल के माध्यम से, हमास के माध्यम से, या और हिजबुल्लाह के माध्यम से, या अपने फोर्सेस के द्वारा इजराइल के या अमेरिका के जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर हमला करा करके अपने लोगों के मन को शांत करने का प्रयास करेगा। मुझको नहीं लगता कि ईरान इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होगा, सीधा सीधा इन्वॉल्व होगा, मुझको ऐसा लगता नहीं है पर्सनल तौर पे। आपको हो सकता है कुछ अलग आकलन हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा आकलन कहता है कि भाई ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, वो अपने द्वारा प्रयोग करके, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका के और कहीं कहीं जो ट्रूप्स रह रहे हैं उनके ऊपर मिसाइल्स वगैरह दागेगा अपने लोगों के मन को शांत करने के लिए, या इजराइल के जो अलग अलग जगह पर जो कंसुलेट्स हैं या उनके अपनी जो फोर्सेस हैं दूसरे देशों में उनके ऊपर हमला करेगा। बाकी भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। मुझको लगता है कि भारत सरकार का इस पर नजर अवश्य होगा। भारत सरकार को इसमें बहुत सोच समझ करके विचार लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि दो ग्रुप आपस में टकराते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप आपस में टकराते हैं, तो भारत किसका साथ देगा, या सीधे सीधे इस पूरे ग्रुपिंग से अब्सटेन कर जाएगा, अपने आप को पीछे खींच लेगा। ये एक दिलचस्प रहेगा विषय। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में आने वाले समय में एक बहुत भयंकर मंदी आ सकती है इन युद्धों के वजह से, क्योंकि ये युद्ध अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, बड़े बड़े देश अब इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये मेरा अपना आकलन था। मैंने अपने देश के पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव से ये बताया कि ये युद्ध कहां तक जा सकता है, और जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए ये तो खैर हमारे देश के नेता और बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं वो तय करेंगे, लेकिन इस पर नजर रखना परम आवश्यक है। हालांकि आप इस पूरे विषय पर अपना क्या मत रखते हैं, कहां तक ये युद्ध जा सकता है, क्या स्टैंड होना चाहिए हमारा, आप इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं। अच्छा लगा ये वीडियो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अवश्य मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।